यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो एनटी नेट के जो एग्जाम्स हैं वो 20 सितंबर से जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, और उसी एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने जो है वो अभी एमसीक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। और एमसीक्यू सीरीज जो थी हमारी पेपर नंबर 1 की, जिसके अंदर हम लोग जो है 101 क्वेश्चन जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं हमारे आईसीटी के क्वेश्चन को, हमारे हायर एजुकेशन के क्वेश्चन को, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट किया था। तो सर आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं? आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो टोटल मिला के 101 क्वेश्चन जो है रिसर्च के हम कंप्लीट करेंगे, जिनमें से 100 क्वेश्चन को तो हम क्लास के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो मिलेगा आपको होमवर्क के तौर पे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास जो हमने कंप्लीट किया था दैट इज फॉर द कम्युनिकेशन के 100 क्वेश्चन तो हमने क्लास में कंप्लीट कर लिया था, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का दिया था, क्वेश्चन नंबर 101। और तो वो जो 101 क्वेश्चन था उसका आंसर जो है करेक्ट आंसर दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 बोला तो उनका करेक्ट है। ठीक है, और जिन्होंने 3 के अलावा कोई और ऑप्शन बोला तो अब आपको पता चल गया। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो ध्यान रखना करेक्ट ऑप्शन जो है उसका वो क्या है? 3rd ऑप्शन। ओके जी सर, तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो रिसर्च कंप्लीट करेंगे। रिसर्च के अंदर सारा का सारा टॉपिक जो है हम उठाएंगे। इसके अंदर हम लोग जो है वो रिसर्च एथिक्स हो गया, प्लस में जो है रिपोर्ट राइटिंग हो गया, रिसर्च राइटिंग हो गया, ठीक है, ये सारे टॉपिक, टाइप ऑफ रिसर्च हो गया, ठीक है, रिसर्च डिजाइनिंग हो गया, और साथ में हाइपोथेसिस हो गया। ये सारे के सारे टॉपिक से जो है जिनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम आज की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक आपने पढ़े भी नहीं होंगे। तो आप इसको तसल्ली से जो है वो लगाइएगा। पैटर्न वही है, 100 क्वेश्चन जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे, एक मिलेगा आपको होमवर्क के तौर पे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो सकता है वो आपको मुझे कमेंट करके जो है वो जरूर बताना है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या, एग्जाम में जाने से पहले प्रॉपर टाइम जो है वो आप अपने रिवीजन को जरूर दीजिएगा, और साथ में जो है वो आप एमसीक्यू जरूर लगा के जाइएगा, ठीक है ना। और एमसीक्यू ऐसा है कि जैसे मान लो हमने वीडियो आपको डाल दिया तो आप वीडियो एक बार लगा लीजिए, देन उसके बाद में इसका पीडीएफ भी मैं मेरे टेलीग्राम के ऊपर डाल देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल जो है अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उसके ऊपर जो भी पीडीएफ आती है तो वो आपको अवेलेबल हो जाए और आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए। बहुत सारे बच्चे जो है वो लिखना शुरू कर देंगे क्वेश्चंस को, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मुझे पता है आपके टाइम की क्या वैल्यू है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी आपको दुख नहीं दूंगा। विद सॉल्यूशन वाली जो फाइल है वो सारी के सारी हम लोग जो है वो टेलीग्राम के ऊपर जो है वो अपलोड कर देंगे, तो वहां पे जाके और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो लगाइए, देन उसके बाद में जो है पेपर में जाने से पहले 2 से 3 बार जो है वो जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन, जैसे अब हम रिसर्च पढ़ रहे हैं तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगा आपको, और वो लिख भी दूंगा वहां पे, तो उनको जो है वो आप उनको पढ़ जाना, ठीक है ना। तो एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 3 से 4 बार जो है, अगर पॉसिबल है, नहीं तो कम से कम 2 बार तो जरूर आप इन क्वेश्चंस को जो है वो जरूर देख के जाइएगा। ओके जी सर, तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिसर्च के क्वेश्चन को। तो 100 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, एक मिलेगा होमवर्क का। उसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना जी सर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसको हम उठाएंगे। ओके जी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का आ रहा है वो है ये, बोलता है विच टाइप ऑफ रिसर्च एनकरेज पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। ऐसे कौन सी तरह की ऐसी रिसर्च है जो एनकरेज करती है पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव को? तो वो है कौन सा? एथनोग्राफिक। तो वैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी एथनोग्राफिक रिसर्च कौन सी होती है। देखो, एथनोग्राफिक जो है इस रिसर्च अप्रोच के अंदर पार्टिसिपेंट जो है लुक एट पीपल इन देयर कल्चरल सेटिंग, जैसे वो है ना उसी तरीके से हम जो है उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे ये बोला गया कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्रेवलिंग था, ठीक है, टू एन आइलैंड। वो एक बंदा था, ठीक है, उसने ना कुछ जो ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं उनकी जो है उनके ऊपर रिसर्च करनी थी। तो वो उसने क्या किया, वो एक आइलैंड पे गया, फिर उस सोसाइटी के जिन लोगों के ऊपर उसने रिसर्च करता उस सोसाइटी के अंदर वो खुद जो है वो रहा, और फिर वहाँ पे रहते हुए जो है उनकी नेचुरल सेटिंग के अंदर जो है उसने क्या किया, रिसर्च किया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथनोग्राफी। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो ऐसी कौन सी रिसर्च है जो एनकरेज करती है पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव को? वो है जी आपका कौन सा? एथनोग्राफिक मेथड। तो फर्स्ट का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट। वैसे मैंने लिख दिया हिस्टोरिकल कौन सी होती है? जो स्टडी करती है अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग पास्ट इवेंट टू रीच इनसाइट और कंक्लूजन अबाउट द पास्ट अकरेंस। दूसरा एग्जीगेटिव रिसर्च कौन सी होती है? ये क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन है या इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट, स्पेशली ऑफ द ये स्क्रिप्चर। तो इसको जो है जब हम एक्सप्लेनेशन इसकी जो होती है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एग्जीगेटिव रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है? ऐसी रिसर्च जो कंडक्ट की जाती है विद ए साइंटिफिक अप्रोच यूजिंग 2 सेट ऑफ वेरिएबल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपेरिमेंटल। तो
फर्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझना पहले तो क्या बोलता था, विच टाइप ऑफ रिसर्च एनकरेज पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। तो पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव को कौन सी रिसर्च जो है वो क्या करती है, एनकरेज करती है, वो है तो कौन सा, एथनोग्राफिक। और इसके अंदर लोग जो है वो मतलब इन दिस अप्रोच पार्टिसिपेंट जो है लुक एट द पीपल इन देयर कल्चरल सेटिंग, जैसे वो है उसी तरीके से जो है उनके ऊपर जो है वो क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, उनमें कोई भी जो है वो हम चेंजेस जो है वो नहीं करते हैं। तो फर्स्ट आंसर इज एथनोग्राफिक। सेकेंड बोलता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच रिजल्ट इनटू ईदर अफर्मेशन और डिसअफर्मेशन। मतलब अगर आप हाइपोथेसिस को क्या करोगे, टेस्ट करोगे। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है, अजम्पशन होती है, जिसकी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो बोलता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो अफर्मेशन होगा, या तो मतलब जो अब हाइपोथेसिस था, जो आपने अजम्पशन ली थी, या तो वो क्या होंगी, सही होंगी, या फिर क्या होंगी, वो सही नहीं होंगी। इज द एक्सप्रेसिड कंसर्न इज विच मेथड ऑफ रिसर्च, तो वो किस मेथड के अंदर हम लोग जो है वो देखते हैं। तो पहली बात तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम असेस करते हैं वैलिडिटी ऑफ एन अजम्पशन। हमने जो है मतलब पॉपुलेशन के बारे में जो है वो हमने कुछ मतलब पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन के अंदर से हमने सैंपल जो है वो क्या किया, सिलेक्ट किया, और सैंपल के बारे में हमने कुछ अजम्पशन जो है वो ली, ठीक है। मतलब हमने ये बोल दिया कि सैंपल के स्टेटिक्स और पॉपुलेशन के पैरामीटर के अंदर कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं है, मतलब जो सैंपल है वो पूरी तरह से पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने ना एक अजम्पशन ले लिया। अब इस अजम्पशन को जो है, ये जो अजम्पशन आपने लिया है ना, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, और इसकी क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह के रिसर्च में करते हैं, तो वो जनरली करते हैं हम लोग किसमें, हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, हम करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर। तो ये दो तरह के ऐसे रिसर्च मेथड है जिसके अंदर हम लोग हाइपोथेसिस का क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम कैसे करते हैं, इट इज यूज्ड इन कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इन दिस हाइपोथेसिस इज टेस्टेड टू चेक वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस टू प्रूव दिस हैज टू बी ट्रू और फॉल्स। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि हमने जो अजम्पशन लेके चले कि क्या वो अजम्पशन जो है वो ट्रू है या नहीं है। और एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है वो कौन सा होता है, इट इज नोन एज द आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च मेथड। इट इज ए मेथड इन विच ग्रुप विद क्वालिटी दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन are compare on some dependent variable, it is considered the quasi experimental। और जो ex post facto रिसर्च होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, quasi experimental रिसर्च बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह की रिसर्च में की जाती है, वो होता है एक एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक कौन सा, ex post facto। तो आंसर जो बनेगा सेकंड का, डेट इज द सेकंड। आगे मैचिंग करना, स्टेप ऑफ रिसर्च दे रखे और टेक्निक यूज बता रखा है। तो प्रॉब्लम का अगर फॉर्मुलेशन करना है तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो क्या, रेजिंग द पाइवोटल क्वेश्चन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, रेज करेंगे क्वेश्चंस इन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। फिर हाइपोथेसिस मेकिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सेटअप करते हैं रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल ऑफ द रिसर्च। फिर सिलेक्टिंग ए सैंपल प्रोसीजर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो लार्जर सेट है मतलब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, उसी को बोलते हैं सिलेक्टिंग ए सैंपल प्रोसीजर। और लास्ट है डेटा एनालिसिस, इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे टेबलर या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं किसका, डेटा का, और उस डेटा को ग्राफिकली या टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो डी का आएगा फर्स्ट। तो थर्ड का आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट। आगे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे, एक है स्टेटमेंट 1, एक है 2, आपको बताने में से कौन सी जो है वो क्या है आपका ट्रू है। पहला बोलता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेट एंड द स्टाइल। बोलता है कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन द फॉर्मेट एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड रेफरेंसिंग इन ए थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल। बोलता है अगर आप थीसिस लिखोगे या आप रिसर्च आर्टिकल लिख लो, दोनों के फॉर्मेट में और दोनों के राइटिंग स्टाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा है क्या, नहीं सर, थीसिस जो है अलग तरीके से होती है, रिसर्च अलग तरीके से लिखी जाती है, जो आर्टिकल तो अलग तरीके से लिखा जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो क्या है आपका इनकरेक्ट। सेकंड क्या बोलती है, बोलता है रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल रिसर्च। बोलता है हर तरह की रिसर्च के अंदर हमको रिसर्च एथिक्स फॉलो करना होता है। हाँ, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा, स्टेटमेंट 1 जो है वो तो फॉल्स है, लेकिन सेकंड क्या है, ट्रू है, फोर्थ। अब इसके लिए मैंने कुछ लिखा, यहां लिखा मैंने कि डिफरेंस जो है थीसिस में और रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर क्या है। मतलब जब आप थीसिस लिखते हो और जब आप रिसर्च आर्टिकल लिखो, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला, देयर इज नो पर्टिकुलर वर्ड लिमिट। जब आप थीसिस लिखते हो तो उसके अंदर कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, ठीक है। बट अगर जब आप आर्टिकल लिखोगे तो उसके अंदर वर्ड लिमिट होती है। दूसरा, थीसिस की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट है, इन लॉन्गर देन द जनरल पेपर। एंड तीसरा, थीसिस राइटिंग जो है, थीसिस का जो फॉर्मेट है वो क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट मैनर के अंदर होता है, जबकि रिसर्च आर्टिकल का जो फॉर्मेट है वो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर होता है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। आगे
गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे, एक असर्शन एक रीजनिंग, आपको इनमें से पढ़ के बताना आंसर क्या होगा। पहला बोलता है रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या थी? असम्पशन थी, ठीक है। कुछ एक स्टेटमेंट हम जो पॉपुलेशन के बारे में या सैंपल के बारे में जो हमने स्टेटमेंट जो है हमने पहले से प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपोथेसिस, जिसको हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तो बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस H1, H1 जो है वो डिनोट होते हैं क्या? अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और H0 को डिनोट, H0 किसको डिनोट करता है? आपका नल हाइपोथेसिस को। तो बोलते हैं कि रिसर्च हाइपोथेसिस H1 हैज टू बी टेस्टेड, उसको जो है वो क्या करेंगे जी? टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नल हाइपोथेसिस कोल्ड H0। ठीक ठीक बात है जी, बिल्कुल। मतलब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो नल हाइपोथेसिस है उसको क्या करेंगे? उसका टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो गया? ट्रू हो गया, तो अल्टरनेट जो है वो क्या हो जाएगा जी? H1 जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। और अगर नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये बात एकदम सही है। फिर बोलते हैं टेनेबिलिटी ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस H1 कैन नॉट बी डायरेक्टली अफर्म्ड, बिल्कुल सही बात है। बोलता है देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस H1 जो है ना, मतलब जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है आपका, उसको आप डायरेक्टली जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये है कि जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसका एक्सेप्ट होना, सुनना एक बार, जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है इसका एक्सेप्ट होना या इसका रिजेक्ट होना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सर वो डिपेंड करता है नल के ऊपर। हम नल को टेस्ट करते हैं, अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है? ट्रू है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? फॉल्स। और अगर नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके जी, तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अटेम्प्ट आर मेड टू एस्टेब्लिश कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन, किस तरह के रिसर्च के अंदर हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम क्या करेंगे? हम कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन करेंगे। तो वो होता है अपना कौन सा? दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसको लेबोरेटरी स्टडी भी बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके हम लोग जो है वो क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम एक कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन करें। जनरलाइजेशन का मतलब बेसिकली हम यहाँ पे जो है वो एक किसी बात को प्रूव करते हैं या थ्योरी बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो हम कैसा एक्सपेरिमेंट करके हम कंटेक्स्ट फ्री, विदाउट एनी कंटेक्स्ट जो है वो हम जो है वो थ्योरी फॉर्मेशन का काम करते हैं। आइए जी, अगला क्वेश्चन है, बोलता है आइडेंटिफाई करो मेन फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके मेन फीचर को जो है वो आपको क्या करना? आइडेंटिफाई करना है। पहली बात तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जो आपका एनालाइज करते हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा, या इट इज बायस जो होती है ऑफ द रिसर्चर आर क्वाइट एविडेंट, और इसके अंदर जो रिसर्चर है वो क्या होता है? थोड़ा बायस होता है, एंड इट इज एविडेंट इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च। अब मेन फीचर क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च का? तो यहां पे लिखा भी हुआ है, इट इज फोकस ऑन व्हाई एंड व्हाट ऑफ द सोशल फिनोमिना, ठीक है। अब यहां पे आपको कुछ फीचर बता रखे हैं, उन फीचर में से जो है वो आपको बताना है कि मेन फीचर जो है क्वालिटी रिसर्च का क्या है। चलो जी, पहला बोलते हैं इट इज कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर हम लोग जो है वो यही करते हैं, हम पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं? फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर सेकंड के अंदर बोलता है इट एज्यूम दैट देयर आर सोशल फैक्ट विद ए सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। नहीं, सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। जब हम जो है वो क्या करते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च निकालते हैं तो वहां पे बायस होते हैं और कई सारे जो है वो हमारे पास रियलिटी निकल के आती है, तो ये तो नहीं है। रिसर्चर बिकम्स इमर्स इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास। हाँ, ये बात जो है वो एकदम क्या है जी? आपका करेक्ट है। फिर बोलता है रिसर्चर इज डिटैच्ड फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायसनेस। रिसर्चर को जो है डिटैच कर दिया जाएगा, हटा दिया जाता है स्टडी से। नहीं, ये बात भी गलत है। फिर देयर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड एंड द रिसर्च प्रोसेस। हाँ, ये बात एकदम सही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन बोथ द मेथड एंड द रिसर्च प्रोसेस। तो सातवें का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट, ए, सी एंड ई। मेथड रिसर्च दे रखे उनके फीचर देखे आपको जो है वो मैचिंग करना है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी है? जिसके अंदर क्या होता है? ए वेरिएबल इज मैनिपुलेट, एक वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाएगा टू सी इट्स इफेक्ट ऑन द अदर वेरिएबल, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टर कौन सी होती है? एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंदर क्या होता है? द डिफरेंस आर नोटेड एंड फैक्टर कॉजेज और अदरवाइज आर डिटरमाइंड। फिर डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। स्टेटस ऑफ द फैक्ट एंड कंडीशन आर एसरटेन। और लास्ट जो है वो कौन सा आपका? हिस्टोरिकल के अंदर जो है वो क्या होता है आपका? द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स जो होते हैं ना, टैब्ड विद एम्फेसिस ऑन द इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स है, टैब्ड विद एम्फेसिस ऑन द इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो ये आएगा आपका 8th का फर्स्ट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? थर्ड। 3, 4, 2, 1, ठीक है।
दो स्टेटमेंट दे रखी है, देखो स्टेटमेंट वन क्या बोलता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस जो होता है रिसर्च में बीइंग ए टेक्निकल जॉब, डेटा को एनालाइज करना वो टेक्निकल जॉब है, और यहाँ पे रिसर्च जो एथिक्स है क्या वो मैटर नहीं करता। सर डेटा एनालिसिस जो है उसके अंदर भी जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो भी हम रिसर्च एथिक्स को जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जबकि ये बोलता है कि डेटा एनालिसिस एक इन द रिसर्च बीइंग ए टेक्निकल जॉब, और वहाँ पे रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो ये बात क्या है, गलत है। फिर बोलता है आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल है ऑलमोस्ट एट ऑल द स्टेज ऑफ रिसर्च। हाँ ये बात जो है वो एकदम क्या है, करेक्ट है कि जो आपका आईसीटी है ना वो क्या है जी, आपका बोलो आईसीटी जो है वो रिसर्च के हर स्टेज के ऊपर जो है वो क्या है, हेल्पफुल है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, करेक्ट है। तो 9th का आंसर क्या बनेगा, 4। आगे 10th बोल असर्शन बोलता है व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, जब आपने नल हाइपोथेसिस को जो है वो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर दिया, तो रिसर्चर हाइपोथेसिस कौन सा होता है, अल्टरनेटिव। कौन सा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो बोलते जब आपने नल हाइपोथेसिस को जो है वो क्या रिजेक्ट कर दिया, तो रिसर्चर हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ये बात क्या है, करेक्ट है। फिर बोलता है नल हाइपोथेसिस इज एक चांस हाइपोथेसिस है एंड एज सच H1 बीइंग ट्रू द रिसर्चर हाइपोथेसिस लाइज इन द डोमेन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। बोलता है अगर H1 ट्रू हो गया, मतलब आपका नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो गया, तो वहां पे क्या है कि रिसर्चर का जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये बात भी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो दोनों बातें जो है वो क्या है, सही है, और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि रीजन में यही तो लिखा हुआ है। ऊपर क्या बोल रहे हैं, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। रीजन ये बोला क्योंकि नल हाइपोथेसिस एक चांस हाइपोथेसिस है एंड एज सच H1 बीइंग ट्रू द रिसर्चर, अगर H1 ट्रू हो गया तो रिसर्चर का जो हाइपोथेसिस है ना वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो आंसर जो बनेगा 10वें का वो क्या, पहला। आगे 11वां, क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट research question and hypothesis that are narrow and measurable would mark the characteristic feature of which research type। तो ये किसका होता है, ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पर्पस स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं, एंड हाइपोथेसिस जो होता है डेट आर नैरो एंड मेजरेबल वुड मार्क द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। आगे बोलता है इन टू ग्रुप रेंडमाइज सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च। अब पहली बात तो ये कि पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च जो है वो कौन सी है, तो पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च जो है वो कंट्रोल ग्रुप डिजाइन होता है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसके अंदर इंडिविजुअल आर रैंडमली एलोकेट टू ईदर रिसीव और नॉट रिसीव एन इंटरवेंशन एंड द आउटकम जो होता है ना इंटरेस्ट का इस इवैल्यूएट किया जाएगा ओनली वंस आफ्टर द इंटरवेंशन टू डिटरमाइन इट्स इफेक्ट। तो बोलते हैं इन टू ग्रुप रेंडमाइज सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द सोर्स ऑफ जीओपर्डाइजिंग वैलिडिटी। इनमें से कौन से ऐसे बात है जो आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च की वैलिडिटी जो है उसको खतरे में डाल देगी। तो सबसे पहला जो है वो इसके अंदर क्या है जी, आपका प्री टेस्टिंग प्रोसीजर, नहीं इससे जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट, नहीं सर इससे भी जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इंटरेक्शन ऑफ द सिलेक्शन एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जी अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जो है आपका रिसर्च वैलिडिटी जो है वो आपकी खराब हो सकती है। रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, हाँ जी अगर आप रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर लगाएंगे तो भी रिसर्च वैलिडिटी के ऊपर इसका इंपैक्ट आ सकता है। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, नहीं सर रिग्रेशन का जो है इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा 12th का डेट इज द 3rd। अब ये देख लो जरा 4 थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, 4 थ्रेट है एक्सटर्नल वैलिडिटी के। एक है रिएक्टिव और इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग, एक है इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ सिलेक्शन बायसनेस एंड द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, एक है रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट और एक है मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेरेंस। चलो जी आगे रिसर्च स्टेप दे रखे और उनके मेन फीचर दे रखे, आपको जो है इनको क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहला है आपका डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। अगर ये एक स्टेप है डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, तो उसका मेन फीचर जो है वो क्या है, तो डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केयरफुली यूज करते हैं टर्म्स को एंड कॉन्सेप्ट्स को विद ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन इफ नीडेड। तो ए का बनेगा आपका 4। हाइपोथेसिस मेकिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएबल को फॉर सेटअप ए प्लॉजिबल रिलेशनशिप। ड्रॉइंग ए रिसर्च सैंपल, इसमें हम क्या करते हैं, जो रिसर्च सैंपल होता है वो रिप्रेजेंटेड होता है ऑफ द यूनिट चूजन। एंड द लास्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाएंगे फॉर द डेटा एनालिसिस। तो डी का जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 1। तो 13 का आंसर जो बनेगा डेट इज 4। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट है रिसर्च एथिक्स फॉर्म्स ए जेन्युइन कंसर्न फॉर रिसर्च टू लैंड क्रेडिबिलिटी इन फाइंडिंग। तो बोलता है रिसर्च एथिक्स जो है, ध्यान देना, बोलता है रिसर्च एथिक्स फॉर्म ए जेन्युइन कंसर्न फॉर रिसर्च टू लैंड क्रेडिबिलिटी इन फाइंडिंग। बिल्कुल सही बात है। अगर आप रिसर्च एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपके जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं,
मतलब जो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोलता है यूज ऑफ द आईसीटी इन रिसर्च इज मैंडेटरी एज इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो बोलता है अगर आप आईसीटी का जो यूज करते हैं रिसर्च में वो मैंडेटरी है। क्या वो मैंडेटरी है क्या? नहीं सर, मैंडेटरी नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो करेक्ट, लेकिन 2 आपकी क्या है? इनकरेक्ट। तो आंसर बनेगा क्या? थर्ड। 15th बोलता है फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग इन थीसिस राइटिंग आर एनफोर्स विद ए व्यू टू इफेक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द फॉर्मल प्रोटोकॉल। बोलता है फॉर्मेट एंड स्टाइल, ध्यान देना क्वेश्चन को। बोलता है फॉर्मेट और जो स्टाइल होते हैं ना ऑफ रेफरेंसिंग इन द थीसिस राइटिंग, मतलब जब आप थीसिस लिखते हैं तो वहां पे जो आप फॉर्मेट और स्टाइल्स को जो आप यूज करते हैं आर एनफोर्स विद ए व्यू टू इफेक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द फॉर्मल प्रोटोकॉल। जी बिल्कुल सही बात है। मतलब फॉर्मल प्रोटोकॉल को जो हम क्या करते हैं इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर स्टाइल को, प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं थीसिस राइटिंग में, तो बट नेचुरली कि जो भी प्रोटोकॉल्स आपने उनको फॉलो किया। फिर बोलता है फॉर्मल प्रोटोकॉल एंश्योर करते हैं अवॉइडेंस ऑफ द डेविएशन फ्रॉम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ द रिपोर्टिंग रिसर्च। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही इसका जो है वो रीजन भी है। ऊपर क्या बोल रहा है? बोलता है जब आप रिसर्च थीसिस लिखोगे, ठीक है, आप थीसिस लिखोगे तो थीसिस राइटिंग में आप फॉर्मेट और स्टाइल को जो है वो क्या करते हो? जी फॉलो करते हो। उसके पीछे का रीजन ये बता रखा है क्यों इसलिए फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं ना तो फिर क्या होगा? जो डेविएशंस हैं नॉर्म से, मतलब जो नॉर्म्स अपने को फॉलो करते हैं उनसे आप डेविएट नहीं होगे एक तो, और दूसरा आप जो प्रोसीजर है रिपोर्ट राइटिंग का आप भी उससे डाइवर्ट नहीं होगे। तो दोनों बातें करेक्ट है और रीजनिंग करेक्टली सेक्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। बोलते हैं क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट, क्रिएट करना किसको? पर्पस स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस दैट आर नैरो एंड मेजरेबल वुड मार्क द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किस तरह के रिसर्च टाइप में? तो वो है आपका एक्सपेरिमेंटल। अब ये 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, इनको काट दो। आओ, इन विच मेथड रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेट, किस तरह के रिसर्च मेथड में जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट किया जाता है और उसका इंपैक्ट चेक किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो वो कौन सा? वो है जी आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। आगे आइडेंटिफाई करो फीचर ऑफ द एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च। तो एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम कौन सा है? मतलब बेसिकली जो है वो एम्पिरिकल रिसर्च की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो कौन सी है? तो बोलता है इन एन एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम द रिसर्चर कलेक्ट करता है एम्पिरिकल डेटा। रिसर्चर जो है वो डेटा का कलेक्शन करता है फ्रॉम स्पेसिफिक केसेस टू जनरलाइज इट्स रिसर्च फाइंडिंग। अपनी रिसर्च फाइंडिंग को क्या करने के लिए? जनरलाइज करने के लिए, उसको यूनिवर्सलाइज करने के लिए यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है? वो डेटा जो है वो क्या करता है? उनको कलेक्ट करता है। ठीक है, तो बोलता है आइडेंटिफाई करो फीचर एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम और रिसर्च के जो है वो फीचर आपको जो है वो क्या करना है? आइडेंटिफाई करने। तो सबसे पहले है जी रिसर्च इज कंसर्न विद द प्रोसेस रादर देन सिंपली विद आउटकम और प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो है रिसर्च होती है तो उसका मेन कंसर्न जो है वो किससे? प्रोसेस से, रादर देन आउटकम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो क्या है आपका? करेक्ट है। फिर बेस्ड ऑन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलोसफी, जो आपकी एम्पिरिकल रिसर्च जो है वो लॉजिकल पॉजिटिव फिलोसफी के ऊपर बेस्ड होती है विद सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं। जब आप एम्पिरिकल रिसर्च करते हो जिसके अंदर बेसिकली आप जो है वो डेटा का क्या करोगे? कलेक्शन करोगे, ठीक है, और जो रिसर्च फंडिंग के बेस पर जनरलाइजेशन करोगे तो वहां पे जो है वो सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती है। फिर बोलते हैं रिसर्चर आर कंसर्न विद व्हाट आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। हाँ जी, रिसर्चर का मेन कंसर्न जो है वो किससे होता है? जो पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव है उससे होता है। फिर अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सल कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन, क्या आप यूनिवर्सल कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन आप मेंटेन करते हो? नहीं सर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई? इसका ए एंड एक मिनट 22 का आंसर बनेगा आपका सी डी, मतलब ए और सी। तो ये गलत है, लो जी। मैचिंग करना सैंपलिंग मेथड और प्रोसीजर इन्वॉल्व बता रखा है। सबसे पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो क्या? जब व्हेन यूनिट आर चूजन बाय गिविंग इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस टू ईच अदर। तो ये है आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड कहां पे होता है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो है व्हेन यूनिट आर चूजन फ्रॉम द डिफाइंड ग्रुप लेवल रैंडमली, ये। फिर क्लस्टर सैंपलिंग का होगा व्हेन यूनिट आर चूजन इंटैक्ट ऑन द बेस ऑफ देयर सेटिंग, जो उनकी सेटिंग्स है उसके बेस पर होगा, ठीक है। और लास्ट स्नोबॉल, इसमें क्या होगा? फर्स्ट मेंबर को यूज किया जाएगा एज एन इन्फॉर्मेंट के तौर पे टू आइडेंटिफाई करने के लिए अदर। दिस प्रोसेस गोज ऑन लाइक दिस, इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। तो 23 का जो आंसर बनेगा डेट इज द सेकंड। आगे 24 बोलते हैं एक्शन रिसर्च इज यूज प्राइमरली टू इंप्रूव ए गिवन सिचुएशन बाय ए प्रैक्टिशनर। बोलते हैं एक्शन रिसर्च को जो है वो हम क्या करते हैं? यूज करते हैं प्राइमरली क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए गिवन सिचुएशन को बाय ए प्रैक्टिशनर। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। अप्लाइड रिसर्च को जो है डायरेक्ट किया जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। ये बात भी एकदम क्या है? करेक्ट है। अप्लाइड रिसर्च में ये तो करते हैं हम लोग बेसिकली जो है जो प्रिंसिपल ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया उनको जो है वो अप्लाई करके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों बातें जो है वो क्या है आपका? करेक्ट है। 1
आपको मैचिंग करना है इसको। असर्शन बोलता है ए रिसर्च थीसिस हैज टू फॉलो ए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंस। जो रिसर्च थीसिस होती है ना, तो वो जब आप रिसर्च थीसिस लिखते हो तो उसके अंदर जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, असर्शन करेक्ट है। रीजन बोलता है दिस एंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। अगर आप प्रॉपर मान लीजिए फॉर्मेट को यूज फॉलो कर रहे हो तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने एथिक्स फॉलो कर लिया? नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजनिंग जो है वो क्या है जी आपका इनकरेक्ट, बोल दो थर्ड। ठीक है, तो 25 का हो गया थर्ड। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा 5 प्रिंसिपल रिसर्च एथिक्स, वो क्या है? डिस्कस करो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फ्रैंकली, ठीक है, बी कॉन्शियस एंड द मल्टीपल रोल्स, फॉलो इन्फॉर्म्ड कंसेंट रूल्स, रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड टैप इनटू द एथिक्स रिसोर्सेज। ध्यान रखना इसको, अगर पेपर में आ जाए थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड प्रोसेस ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑप्टिमली सेफगार्ड द रोल ऑफ द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, अब देखो एक बार, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड, इनमें से कौन से रिसर्च मेथड के अंदर प्रोसेस जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ऑप्टिमली सेफगार्ड करता है रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल? तो वो कौन सा है जी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम यही देखते हैं ना कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे और उसका इंपैक्ट चेक करेंगे डिपेंडेंट पे, और एक्सट्रेनियस को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये है आपका कौन सा? एक्सपेरिमेंटल मेथड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो कौन सा है अगर बात करें तो? ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की अगर बात करें तो वो होता है व्हेन 2 ग्रुप रैंडमाइज सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डेटा डिजाइन एंड 2 ग्रुप स्टैटिक डिजाइन। ये जो है ये दोनों क्या होते हैं आपके? ये आपके होते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, बी और सी। तो 27 का आंसर जो बनेगा वो क्या? सॉरी, बी और डी। रैंडमाइज ग्रुप जो होता है, रैंडमाइज ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, तो बी और डी। मैं इसको हटा दूंगा, बी और डी थर्ड। आगे स्टेप ऑफ रिसर्च दे रखा है और प्रिकॉशन नीडेड बता रखा है, तो इनको मैचिंग करना आपको। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, जब आप प्रॉब्लम को जो है वो क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या? फोकस इशू इन टर्म्स एविडेंस। तो वो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे तो आप इश्यूज को जो है वो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस मेकिंग करेंगे तो वो क्या? अनएम्बिगस लेबलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब अनएम्बिगस लेबलिंग होना चाहिए, वेरिएबल बीइंग रिलेटेड, मतलब एम्बिगस नेचर का ना हो, क्लियरनेस मतलब अनक्लियर ना हो, क्लियर होना चाहिए। फिर रिसर्च डिजाइन कैसा? इट एंश्योर इंटरनल वैलिडिटी ऑप्टिमली एंड डेटा एनालिसिस के दौरान जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेक्निक यूज, मतलब जो भी टेक्निक आप यूज करें वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो आंसर जो बनेगा 28 का वो क्या बनेगा? थर्ड। 29 यूज ऑफ आईसीटी इन द रिसर्च इज ए सुपर इम्पोजिशन विच शुड बी डिस्करेज। बोलता है अगर आप आईसीटी को यूज कर रहे हो रिसर्च में तो उसको डिस्करेज करना चाहिए। डिस्करेज क्यों करेंगे? बल्कि अब तो आईसीटी के बहुत सारे मोड्स अपने पास अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करके रिसर्च फाइंडिंग को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो आपका स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में बोलता है रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस हैज टू बी ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। रिसर्च एथिक्स और उसकी ऑब्जर्वेंस है वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है भी, मतलब जब भी आप रिसर्च करें तो आपको जो है एथिक्स को फॉलो करना है। तो ये बात क्या है? करेक्ट है। आंसर जो बनेगा वो क्या? 4। 30 बोलता है फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग का जो फॉर्मेट और स्टाइल है इन ए रिसर्च थीसिस आर द फॉर्मल रिक्वायरमेंट। वो क्या है? फॉर्मल रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही बात है, एक रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको जो है प्रॉपर फॉर्मेट और स्टाइल को यूज करना है। फिर बोलता है फॉर्मल रिक्वायरमेंट एंड देयर ऑब्जर्वेशन हेल्प करता है प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। अगर आप फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स को जो है वो एडहेयर करते हो तो इससे आपकी जो रिसर्च है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ये बात भी एकदम क्या है? करेक्ट है। तो दोनों बातें करेक्ट है, और जो रीजनिंग है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट। एन एक्सटेनियस वेरिएबल। एक्सटेनियस वेरिएबल कौन सा होता है? एक ऐसा वेरिएबल दैट यू आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग दैट कैन पोटेंशियली अफेक्ट, लेकिन वो मतलब जिसको आप जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं करें लेकिन उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है आउटकम ऑफ योर रिसर्च स्टडी, उसको बोलते हैं एक्सटेनियस वेरिएबल। तो बोलते हैं एक्सटेनियस वेरिएबल इज आल्सो नोन एज, एक्सटेनियस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। 1 आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज। इनमें से कौन सा एडवांटेज है किसका? ऑब्जर्वेशन एज ए टूल ऑफ द डेटा कलेक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एज ए टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये बताना है आपको। तो एडवांटेज क्या है? ऑब्जर्वेशन। जब आप जो है जैसे मान लो डेटा कलेक्शन करने के कई सारे मोड है, ठीक है, उनमें एक मोड है ऑब्जर्वेशन करना, मतलब आप चीजों को ऑब्जर्व करके जो डेटा को क्या करते हो? कलेक्ट करते हो। तो उसके एडवांटेज पूछ रहे हैं। तो एडवांटेज तो ये है ऑब्जर्वेशन आर नोन फॉर द डायरेक्टनेस,
ऑब्जर्वेशन को जाना जाता है डायरेक्टनेस के तौर पे, जी बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है आर्टिफिशियलिटी कैन बी मिनिमाइज, आर्टिफिशियलिटी मिनिमाइज क्योंकि आप डायरेक्टली जो है वो डेटा को क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। एंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस कैन बी यूज, और जो आप जो है डेटा को एनालाइज करने के लिए रिकॉर्डिंग डिवाइसेस का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये तीनों जो है वो क्या है जी, एडवांटेज है। तो 32 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे 33 करेक्टरिस्टिक ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके करेक्टरिस्टिक जो है वो आपको बताना है कौन कौन सा है। पहला, इट रिफ्लेक्ट्स असिमेट्रिकल, नहीं सर वो सिमेट्रिकल होता है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। बेल शेप्ड होता है, जी बिल्कुल बेल शेप्ड होता है। उसके बाद में फिर जो है वो क्या बोल रहा है कि इट डज नॉट शो स्टैंडर्ड डिवीजन, क्या वो स्टैंडर्ड डिवीजन को शो नहीं करता है, करता है, ये भी रॉन्ग है। द मीन मोड एंड मीडियन कोइंसाइड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में होते हैं, यस। फिर बोलता है कर्व इज बेस्ड ऑन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो आपका बेस्ड होता है किसके ऊपर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी डी ई, बोलते हो फोर्थ। आगे स्टेटमेंट 1 बोलता है ए वेरिएबल मेजर at a nominal level can be used in higher level statistics if it is converted into another form। बोलता है कि एक वेरिएबल, ध्यान देना क्या बोल रहा है, एक वेरिएबल जो आपने मेजर किया एट ए नॉमिनल लेवल पे, ठीक है, कैन बी यूज इन हायर लेवल, उसको हायर लेवल स्टेट पे भी यूज कर सकते हैं अगर उसको आप कन्वर्ट करते हो दूसरे फॉर्म में, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड डमी वेरिएबल, और जो ये जो कन्वर्ट करके एक वेरिएबल जो नॉमिनल लेवल के ऊपर था उसका आपने जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, उससे जो रिजल्ट निकल गया था उसको डमी वेरिएबल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, आपका करेक्ट है। आगे मैचिंग करना, टाइप ऑफ डिजाइन दे रखा है और करेक्टरिस्टिक है, तो लर्न करना पड़ेगा आपको। सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन जो है ये कौन सा होता है, ये है इट कंटेन एन एडिशनल सेट ऑफ कंट्रोल एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। फिर पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप जो है ये कौन सा होता है, ये है जी आपका इट ओमिट द प्री टेस्टेड ग्रुप ऑल टुगेदर। वन शॉट केस स्टडी जो है वो कौन सी है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सिंगल ग्रुप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व द चेंजेस। एंड को रिलेशनल डिजाइन जो है वो कौन सा होता है, इट इज अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन होता है, तो इसका 1 बनेगा। तो 35 का है 2। आगे इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, जब आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करते हैं रिसर्च एफर्ट्स को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन डिफाइंड एज रिपीटिंग ए स्टडी टेक्निक एंड असेस इफ द प्रीवियस फाइंडिंग रिकर्स, कि क्या मतलब आप यहाँ पे क्या करते हो, रिपीटेटिव वे के अंदर जो है वो क्या करते हो, स्टडी करते हो, ठीक है, और असेस करते हो कि जो आपने प्रीवियस फाइंडिंग थी क्या वही चीज दोबारा आकर होगी या नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है आपका किसका, क्वांटिटेटिव रिसर्च का। पहला, क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड होते हैं, नो। आइडेंटिफाइड वेरिएबल को मेजर कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। फिर बोलते हैं क्वेश्चंस आर स्टैंडर्डाइज्ड नेचर के होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। अगर इफ द सैंपल साइज लार्ज है तो फाइंडिंग कैन बी इजीली जनरलाइज हो सकती है, यस। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द लेवल ऑफ मेजरमेंट, नो। भाई वो क्वांटिटेटिव है तो वहां पे आप जो है लेवल ऑफ मेजरमेंट को जो है वो जल्दी से फिक्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, BCD बोले तो सेकंड। रिसर्चर इन हिस्ट्री आर मिथ मेकर, जो रिसर्चर्स हैं इन हिस्ट्री के अंदर जो है वो क्या होते हैं, मिथ मेकर्स होते हैं, वो मिथ जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर बोलता है वेरियस मूवमेंट इन द सोशल हिस्ट्री न्यू हिस्ट्री हैव प्रोवाइडेड न्यू नैरेटिव। बोलता है अगर सोशल हिस्ट्री की बात करें तो जैसे जैसे नई हिस्ट्री जो है ना वो नए नैरेटिव दे रहे हैं हिस्ट्री रिसर्चर्स के, ये बात भी क्या है, एकदम करेक्ट है। मतलब जैसे जैसे अब जो नई जो हिस्ट्री आ रही है ना तो वो क्या कहते हैं, जो पुरानी जो बातें हैं उनको नए नैरेटिव दे रहे हैं, नई तरीके से जो है उनको क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। तो दोनों बातें जो है वो क्या है, करेक्ट है। आगे अकॉर्डिंग टू वीमर एंड डोमिनिक सीक्वेंशियल स्टेप इन द कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस का सीक्वेंशियल स्टेप जो है वो क्या है, वो है कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस को। फॉर्मुलेट करने के बाद में अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अब हम डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन को डिफाइन करने के बाद सिलेक्शन करेंगे एप्रोप्रिएट सैंपल का, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे यूनिट ऑफ द एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटेगरी, और लास्ट में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कोड एनालाइज एंड ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट द कलेक्टेड डेटा, डी। तो 39 का जो आंसर बनेगा डेट इज 4। एथिकल कंसेप्ट दे रखा है और सोर्स दे रखा है, तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव जो है ये जो बात थी बोलती ये कांट ने, यूटिलिटेरियन जो है ये दिया था आपके जॉन स्टुअर्ट मिल ने, गोल्डन मीन जो है ये दिया आपके एरिस्टोटल ने, और जो आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये दिया जॉन रॉल ने। तो 40 का आंसर क्या बनेगा, थर्ड। 41 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आर, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है, जिसके अंदर रिसर्चर जो है वो क्या करता है, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन करता है ऑफ द सेम पीपल ओवर ए लेंथी पीरियड ऑफ टाइम पॉसिबल मैनी ईयर। मतलब जिसके अंदर क्या होता है, एक ही लोगों का जो है वो अलग अलग टाइम के दौरान जो है वो क्या किया जाएगा, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना, सेम पीपल की मल्टीपल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा ओवर ए लेंथी पीरियड ऑफ टाइम,
ठीक है। और तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का? सबसे पहला ये है कि ये अल्टरनेट चॉइस आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये अलाउ करता है इनसाइट इनटू द टाइम मोटर वेरिएबल एंड इट फोकस ऑन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? CDE बोलते हो, फोर्थ। एनालिटिक इंडक्शन इज ए मेथड ऑफ, एनालिटिक इंडक्शन जो है वो एक मेथड है किस चीज का? एनालिटिक इंडक्शन जो है एक मेथड है, इसमें सिस्टमेटिकली इंटरप्रेट करते हैं इवेंट्स को, जनरेट करते हैं हाइपोथेसिस को एंड टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस को। तो ये तीन चीजों के लिए हम लोग जो है हम इसमें जो है वो क्या करते हैं, एनालिटिकल इंडक्शन के अंदर हम ये हाइपोथेसिस को क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं, जनरेट करते हैं एंड सिस्टमेटिक इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये ध्यान रखना, 42 का आंसर क्या बनेगा? सेकंड। आगे, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। अब पहले स्टेटमेंट क्या बोलती है? ए रिसर्च क्वेश्चन शुड हैव सम कनेक्शन विद एन एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ रिसर्च। जो भी रिसर्च क्वेश्चन है, मतलब जिसकी आप जो है वो टेस्टिंग करने वाले हो, उसका कनेक्शन होना चाहिए एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ रिसर्च के साथ। जी बिल्कुल सही बात है, असर्शन एकदम क्या है? ट्रू है। कनेक्शन होगा तभी तो फिर फायदा होगा, अगर मान लो कनेक्शन ही नहीं है उसका तो फिर आप टेस्ट करके करोगे या। दूसरा, रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मेट शुड बी इधर टू ब्रॉड और टू नैरो। जो रिसर्च क्वेश्चन आप फॉर्मेट करोगे या तो बहुत बड़ा चाहिए या बहुत छोटा, ऐसा है क्या? नहीं सर। तो आंसर क्या बनेगा 43 का? सेकंड। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजनिंग फॉल्स है। आर्टिफैक्ट दे रखे और डिस्क्रिप्शन आपको मैचिंग करना। सबसे पहले हिस्ट्री, हिस्ट्री की अगर बात करें तो क्या? हिस्ट्री अकरेंस ऑफ वेरियस इवेंट ड्यूरिंग स्टडी, तो उसको बोलते हैं हम क्या? हिस्ट्री। मैचुरेशन की बात करें तो मैचुरेशन क्या होती है? बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मैचुरेशन। फिर टेस्टिंग की अगर बात करें, टेस्टिंग क्या है? इट हैपन व्हेन सब्जेक्ट्स आर गिवन सिमिलर प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। एंड डिमांड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सब्जेक्ट रिएक्शन टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, इसको बोलते हैं डिमांड कैरेक्टरिस्टिक। तो 44 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? थर्ड। 45, sometimes subjects who know that they are in a control group may work hard to excel against the experimental group. Such a phenomena, इस phenomena को जो है वो हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंपनसेटरी राइवलरी। ये बात ध्यान रखना। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो किसी सैंपल जब आप सिलेक्शन करते हो तो किसी वेरिएबल को आना, उसमें आना था लेकिन आपने उस वेरिएबल का सिलेक्शन नहीं किया है, अब वो अपने आप से जो है वो क्या करेगा? उस टेस्टिंग को अपने ऊपर लगाने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं कंपनसेटरी राइवलरी। ठीक है, डुप्लीकेसी हो, एक तरह से डुप्लीकेट सैंपल हो जाएगा, उस वो अपने तरीके से काम करेगा। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या बोलते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज इंप्रेशनिस्टिक एंड सब्जेक्टिव। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो क्या होती है? इंप्रेशनिस्टिक होती है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो क्या है? इंप्रेशनिस्टिक होती है और सब्जेक्टिव है। बिल्कुल सही बात है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो आपका इंप्रेशनिस्टिक और सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि अपने व्यू होते हैं यहाँ पे। फिर बोलता है क्वांटिटेटिव रिसर्च हैज ए हायर लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजिंग दी फाइंडिंग। ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हायर लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी है किसका? जनरलाइजिंग दी फाइंडिंग का। तो ये बात भी क्या है? करेक्ट है। 46 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड। आगे, स्केल और उनका कैरेक्टरिस्टिक देखा आपको जो है वो क्या करना है? इनको मैचिंग करना। सबसे पहला आर्बिट्रेरी स्केल। आर्बिट्रेरी स्केल की अगर बात करें तो ये क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द प्रायोरी बेसिस पे, मतलब प्री सिलेक्टेड बेसिस पे, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। ये थर्स्टन स्केल जो है ये कौन सा होता है? ये है एटीट्यूड स्टेटमेंट आर डिसाइडेड बाय द जज। लिकट स्केल के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं? लिकट स्केल के अंदर जो है सबमिटेड रेटिंग्स आती है। एंड सिमेंटिक डिफरेंशियल के अंदर क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ 7 स्पेसेस बिटवीन 2 बाइपोलर एडजेक्टिव। तो 47 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 4। आगे 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलायबिलिटी टेक्निक आर यूज इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। बोलता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम किस रिलायबिलिटी टेक्निक को जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। पहली बात तो ये हो गया कि रिलायबिलिटी का मतलब जो है वो क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कन्वे दैट ए मेथोडोलॉजी बीइंग यूज। अगर आप किसी मेथड को आप क्या करो? यूज करोगे इंटरप्रेट करने डेटा को, तो वो कंसिस्टेंट एंड वुड गिव यूनिफॉर्म रिजल्ट एवरी टाइम इट इज यूज। तो जब भी आप उस मेथड को यूज करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। इसको बोलते हैं हम क्या? रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हम जिस एक मेथड को यूज करेंगे और उस मेथड को आप कभी भी यूज कर लो उस डेटा के ऊपर, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलायबिलिटी टेक्निक आर यूज इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में किस तरह की रिलायबिलिटी टेक्निक को यूज करते हैं? तो वो है आपका ये डायक्रोनिक, एक है ये क्विजोटिक रिलायबिलिटी और एक कौन सा? सिंक्रोनिक। तो ये तीन है आपका, तीनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इनका मैंने एक्सप्रेशन लिखा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। आगे, सम ऑफ द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस आर एज फॉलो। अलग अलग तरह के हाइपोथेसिस देखे हैं तो आपको बताने में कौन कौन से हाइपोथेसिस होता है। डिस्क्रिप्टिव होता है, नल हाइपोथेसिस होता है, कंफाउंडिंग नहीं होता, ये तो वेरिएबल्स है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है, एक्सप्लेनेटरी होता है। तो आंसर जो बनेगा 49 का वो क्या बनेगा? ए बी ई बोले तो सेकंड। आगे 50, गिवन बिलो अदर टू स्टेटमेंट दे रखे हैं। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च
ये कंडक्ट की जाती है बिकॉज ए प्रॉब्लम हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड एज येट और इट्स रियल स्कोप इज येट अनक्लियर, जिसका स्कोप जो है वो अभी भी क्या है, अनक्लियर है। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो बोलते हैं एक्सप्लोरेशन जो है वो इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन रिसर्च लैक ए क्लियर आइडिया। जब क्लियर आइडिया नहीं होता ना तो वहां पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं ड्यूरिंग द स्टडी। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोलता है थ्रू एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के माध्यम से रिसर्चर डेवलप करेगा कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, एस्टेब्लिश करेगा प्रायोरिटी, डेवलप करेगा ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड इंप्रूव करेगा फाइनल रिसर्च डिजाइन। ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। तो 50 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपका ट्रू है। ओके चलो जी आगे। 51 विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इसमें कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है। मतलब पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में क्या फर्क होता है, पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हम लोग जो है पॉपुलेशन पैरामीटर्स को यूज करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और नॉन पैरामीट्रिक के अंदर ऐसा नहीं करते। तो टी टेस्ट जो है वो आपका पैरामीट्रिक टेस्ट है, एफ टेस्ट जो है वो पैरामीट्रिक टेस्ट है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट जो है वो क्या है आपका नॉन पैरामीट्रिक है, मैन विटने विलकम टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक है, कैंडिडेट कोएफिशिएंट टू कंटेंट्स ये भी आपका नॉन पैरामीट्रिक है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी डी ई बोलते 4। Which of the following is an important characteristic of the researcher involved in the qualitative study? Qualitative research study के अंदर जो है important characteristic उसका जो है वो क्या है, तो important characteristic of the qualitative study का है आपका reflexivity। इसमें क्या होता है, रिसर्चर शेयर करते हैं एवरीथिंग अबाउट देमसेल्फ लाइक देयर बैकग्राउंड एंड देयर पर्पस ऑफ रिसर्च विद द पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट के साथ में जो है वो सब कुछ जो है वो क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। अदर कैरेक्टरिस्टिक जो है क्वालिटी स्टडी के वो क्या है, रियल वर्ल्ड सेटिंग के अंदर ही होता है, ये फ्लेक्सिबल नेचर का है, रिफ्लेक्सिव होता है, फिर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग है एंड कॉन्टिन्यूस नेचर का होता है। सर्वे रिसर्च इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, सर्वे जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, सर्वे बेस्ड है आपका पॉजिटिविज्म के ऊपर। The form of asking mainly closed-ended question that has been used in connection with the examination of the people normative standard is known as, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं विग्नेट टेक्निक। ये लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेना एक बार। Which type of validity is this in which the researcher is encouraged to deduce hypothesis from a theory that is relevant to the concept, कि वो deduce करेगा hypothesis किससे, उस theory से जो relevant है concept के लिए, वो कौन सा है, वो है construct validity 1। बोलता है स्टेटमेंट 1 में कि ओपन कोडिंग इज अचीव बाय लिंकिंग कोड। ओपन कोडिंग अचीव होती है कैसे, बाय लिंकिंग कोड टू कॉन्टैक्ट टू कॉन्सिक्वेंसेस टू पैटर्न ऑफ द इंटरेक्शन एंड टू कॉजेस। अब ऐसा होता है क्या, नहीं सर ऐसा नहीं है। अब इसके लिए ना मैंने लिखा पहले ओपन कोडिंग और एक्सेल कोडिंग दोनों के बारे में लिखा। सबसे पहला ओपन कोडिंग क्या है, ओपन कोडिंग का जो मेन एम है वो क्या होता है, हम यहाँ पे डेवलप करते हैं सब्सटेंशियल कोड, ठीक है। रिसर्च के कोड हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, जो डिस्क्राइबिंग करेगा नेमिंग और क्लासिफाइंग द फिनोमिना अंडर कंसीडरेशन। ओपन कोडिंग अचीव एंड सेगमेंटिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल एक्सप्रेशन एंड ये डिस्क्राइब करेगा देम इन अ सिंगल वर्ड टू शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये होता है ओपन कोडिंग। और एक्सेल कोडिंग जो है वो क्या होती है, एक्सेल कोडिंग एक सेकंड कोडिंग स्टेप है ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, एक्सेल कोडिंग जो है वो सेकंड कोडिंग स्टेप होता है किसका, ग्राउंडेड थ्योरी का, वेयर यू बिगिन to draw connection between ideas in your research. In this, we are looking to turn our qualitative data into a new theoretical framework. यहाँ पे हम अपने qualitative डेटा को जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, theoretical framework के अंदर। तो ये होता है आपका एक्सेल कोडिंग, ये थोड़ा याद करना, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपका इनकरेक्ट है, तो आंसर इसका सेकंड है। करेक्ट आपको मैं नीचे बता दिया। आगे लिस्ट दे रखा है आपको, सिलेक्टिव कोडिंग जो है वो कौन सी है, तो सिलेक्टिव कोडिंग की अगर बात करें तो वो है, ये प्रोसीजर होता है जिसमें सिलेक्ट करते हैं कोर कैटेगरी को, सिस्टमेटिकली रिलेटिंग इट टू अदर कैटेगरी, वैलिडेटिंग देयर रिलेशनशिप एंड फिल्मिंग इन कैटेगरी दैट नीड फर्दर रिफाइनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये है आपका सिलेक्टिव कोडिंग। इनिशियल कोडिंग की अगर बात करें तो ये क्या, कंपेयर करते हैं डेटा विद डेटा, स्टेइंग क्लोज टू एंड रिमेन ओपन टू एक्सप्लोरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन डेटा, कंस्ट्रक्ट एंड कीप द कोड शॉर्ट एंड सिंपल, प्रिसाइज एंड एक्टिव। ये आपका इनिशियल कोडिंग। फोकस कोडिंग की अगर बात करें तो ये क्या है जी आपका फोकस कोडिंग। इसमें हम डिस्कवर करते हैं क्या, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड फ्रीक्वेंट इनिशियल कोड दैट मेक द मोस्ट एनालिटिकल सेंस। और जो थियोरेटिकल कोडिंग है वो क्या होता है, इट स्पेसिफाई पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरी, दीज आर इंटीग्रेटिव। तो ये है आपका, तो 57 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका फर्स्ट। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, इनमें से कौन सा सेकेंडरी सोर्स है। तो जो नेशनल सैंपल सर्वे ने जो है डेटा कलेक्ट कर लिया था, उसके बाद वहां से आप डेटा उठाते हो, तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है।
आगे, रैंडम सैंपलिंग में नोट बी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी इन केस ऑफ रेयर काइंड ऑफ पॉपुलेशन। अगर रेयर काइंड ऑफ पॉपुलेशन है तो वहां पे रैंडम सैंपलिंग टेक्निक को जो है आपको यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रैंडम सैंपलिंग को तो वहां यूज करते हैं जहां पे जनरली एक जैसे ही लोग हैं, ठीक है ना। तो ये बात जो है वो क्या आपका करेक्ट है। फिर बोलता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्टेटा, जिसमें जो है वो अलग अलग तरह की पॉपुलेशन होती है, इज बेटर एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपल इफ पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस हो। बिल्कुल सही बात है, अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो वहां पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग काम करता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो वहां पे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक जो वो क्या करती है, काम करती है। तो ये बात भी क्या है, करेक्ट है। 59 का आंसर क्या बनेगा, 1। आगे बोलता है इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इफेक्ट जो है ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको एग्जामिन किया जाएगा ऑन द किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। बिल्कुल सही बात, ऐसा ही करते हैं। फिर बोलते हैं कैजुअल रिलेशन जो होता है ना बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी एस्टेब्लिश ओनली बाय द एक्सपेरिमेंटल मेथड। कैजुअल रिलेशन जो है दो वेरिएबल में वो हम बनाते हैं कौन किसके बेस पर, एक्सपेरिमेंटल मेथड के बेस पर। हाँ ये बात भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही है, क्योंकि असर्शन में क्या बोलता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एग्जामिन किया जाएगा ऑन द किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो इसका लेकिन जो रीजन है ना वो क्या बोले कि कैजुअल रिलेशन हम जो है दो वेरिएबल के बीच में एस्टेब्लिश करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, ये करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो 60 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे, अकॉर्डिंग टू कैरलिंगर गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी, जो अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो उसमें क्या होना चाहिए, तो गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। बिल्कुल, गुड रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होनी चाहिए एंड अमेनेबल टू द एम्पिरिकल टेस्टिंग। तो 61 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे, पॉजिटिविज्म जो है वो क्या है, एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन होती है। दूसरा, हाइपोथेसिस, टेंटेटिव आंसर है प्रॉब्लम का, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर एंड नॉर्म्स जो है वो क्या है, एवरेज स्कोरिंग है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आंसर बनेगा 4 3 2 1, दैट इज द थर्ड। आगे, साइंटिस्ट शुड पुट असाइड, साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, पुट असाइड करते हैं देयर पर्सनल बिलीफ एंड बायसनेस एंड सी द वर्ल्ड एज रियली इज। Which one of the following philosophical positions support the above statement? ये तो बच्चा बता देगा, ये है आपका कौन सा, पॉजिटिविज्म। आगे, which of the following are the characteristic of the strong hypothesis? एक अच्छे हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या क्या है, तो सबसे पहला एडिक्वेट हो, फॉर इस पर अपने पर्पस के लिए एडिक्वेट होना चाहिए। दूसरा, प्रेजेंटली टेस्टेबल भी हो, मतलब आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो हाइपोथेसिस को। एंड लास्ट है वो क्या, बेटर देन इट्स राइवल हाइपोथेसिस। तो आंसर जो आएगा वो क्या, मतलब अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर जो है वो क्या बनेगा कि ए, सी एंड डी, सेकंड। आगे, असर्शन बोलती है कैजुअल रिलेशनशिप, ध्यान देना, कैजुअल रिलेशनशिप जो है बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट इफ द रिसर्चर फेल टू कंट्रोल द कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, अगर रिसर्चर फेल हो गया, कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो कभी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो आपकी सही नहीं हो पाएगी। फिर बोलता है सेट ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होते हैं ना उनका इंपैक्ट पड़ता है, ये इंपैक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इफ दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर। बिल्कुल सही बात है, तभी आपका जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। व्हाई, ड्यू टू द कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल को भी कंट्रोल करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। फर्स्ट बोलते हैं ए मॉडरेटिंग वेरिएबल इज ए सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है वो क्या होता है, वो है आपका सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज इंक्लूडेड बिकॉज इट इज बिलीव्ड, क्योंकि ये बिलीव किया गया to have a significant contingent effect on the original independent variable and the dependent variable relationship। बिल्कुल सही बात है, जो moderating variable होता है वो second independent variable होता है और ये माना जाता है कि उसका भी जो है वो impact पड़ेगा दोनों variable पे। तो ये बात सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है an extraneous variable may convincingly अफेक्ट करता है गिवन रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बात भी जो है क्या है, एकदम करेक्ट है। तो दोनों बातें क्या है, करेक्ट। मैचिंग करना है ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंड ये तो थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो आपका था ग्रेसस ने दिया। उसके बाद क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है ये दिया आपके फोकेल्ट ने। थीमेटिक एनालिसिस जो है ये दिया आपके ब्राउन एंड क्लार्क ने। एंड एथनोग्राफिक कंटेंट एनालिसिस जो है वो दिया आपके एल्थिड ने। तो ये थोड़ा लर्न कर लेना। 67 खाएगा 4। आगे 68, when we design the experimental in such a way that the variation caused by extraneous factor can all be combined under the general concept of chance, it represent which principle? तो ये कौन सा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, ये है प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। फर्स्ट, ये पहले भी आया था अभी। पॉजिटिविज्म एज ए एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोग्राम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये है आपका नेचुरल साइंस। थर्ड,
करेक्ट आइडेंटिफाई करें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्पिरिकल स्टेप्स इन द लीनियर मॉडल ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। तो जब लीनियर मॉडल के थ्रू आप रिसर्च करते हैं तो उसमें किन किन स्टेप्स का फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम थ्योरी जनरेट करेंगे, फिर हाइपोथेसिस, पहले थ्योरी फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा, उसके बेस पर सैंपलिंग करेंगे, फिर जो सैंपलिंग करेंगे तो फिर डेटा का कलेक्शन करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे और फिर वैलिडेशन। तो आंसर बनेगा सेकंड। आगे, विच ऑफ द बिलो मेंशन अप्रोच फॉल अंडर द क्वांटिटेटिव अप्रोच? इनमें से कौन सी क्वांटिटेटिव अप्रोच है? तो क्वांटिटी अप्रोच के अंदर एक तो सिमुलेशन अप्रोच, ये आपके क्वांटिटी अप्रोच है, इन्फ्रेंशियल अप्रोच एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ये तीनों की दोनों कौन सी है? क्वांटिटेटिव। आंसर बनेगा फर्स्ट। मैचिंग करना एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है वो क्या? इसमें नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल, रिपोर्ट्स ओनली व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग, तो इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। फिर अप्लाइड रिसर्च के अंदर जो है वो क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल बिजनेस, उसके ऊपर हम अप्लाइड रिसर्च को यूज करते हैं। कंसेप्चुअल रिसर्च के अंदर जो है हम क्या करते हैं? इट इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस रादर देन देयर टेस्टिंग। तो 72 का जो बनेगा वो क्या बनेगा? थर्ड। During research, when we avoid speculative and metaphysical approach and instead concentrate on studying observable fact, it is called, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? Positivism। आगे, रिसर्च के अंदर द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट मेथड, स्टडी ग्रुप, लोकल एंड टेम्पोरल सेटिंग एंड द डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इज डीलिंग विद द फिनोमेना इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रायंगुलेशन। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ट्रायंगुलेशन बोलते हैं उसको। आइडेंटिफाई करें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप फॉर द सेंट्रोइड मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, ये बताना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? कंप्यूट करते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोरिलेशन। मैट्रिक्स बनाने के बाद में फिर हम लोग जो है वो वर्कआउट करेंगे सम ऑफ कोफिशिएंट इन ईच कॉलम ऑफ द कोरिलेशन मैट्रिक्स। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे सम ऑफ कॉलम, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे सम ऑफ ईच कॉलम बाय द स्क्वायर रूट ऑफ टी डी। तो आंसर जो बनेगा 75 का वो क्या बनेगा? थर्ड। अप्रोच दे रखिए कुछ, इनको जो है मैचिंग करना है आपको यहाँ पे स्केल कंस्ट्रक्शन की टेक्निक के बेस पर। तो आर्बिट्रेरी अप्रोच जो है वो क्या है? स्केल इज डेवलप्ड ऑन द एड हॉक बेसिस। कंसेंसस अप्रोच के अंदर जो है वो क्या होगा? पैनल ऑफ जजेस, कंसेंसस के अंदर क्या होगा? जज बैठेंगे, वो इवेल्यूएट करेंगे आइटम चूजन फॉर इंक्लूजन इन द इंस्ट्रूमेंट। आइटम एनालिसिस अप्रोच के अंदर जो है वो क्या होगा? आइटम एनालिसिस अप्रोच के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम आर डेवलप्ड इनटू अ टेस्ट व्हिच इज गिवन टू द ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट। एंड क्यूमुलेटिव स्केल के अंदर क्या होगा? चूजन ऑन द बेस ऑफ देयर कन्फर्मिंग टू सम रैंकिंग ऑफ आइटम विद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। तो ये है आपका कौन सा? क्यूमुलेटिव। तो 76 का आंसर जो बनेगा डेट इज द सेकंड। आगे, द एक्सरसाइज ऑफ रिव्यू द रेलिवेंट लिटरेचर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज करना क्या? रिव्यू, दो एक्सरसाइज मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस ऑफ रिव्यू द रेलिवेंट लिटरेचर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है किस स्टडी से बेसिकली? तो ये रिलेटेड है आपका फॉर्मेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का एग्जांपल जो है वो क्या है? वो है आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। विच अमंग द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। इनमें से कौन सा सोर्स है, मतलब किसकी वजह से एक्सटर्नल वैलिडिटी अफेक्टेड होगी? एक्सटर्नल वैलिडिटी पहली बात तो क्या है? इट कंसर्न वेदर द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च कैन बी जनरलाइज टू अनदर सिचुएशन। मतलब यहाँ पे ये देखते हैं कि रिसर्च करके जो हमने रिजल्ट निकलता है क्या वो अनदर सिचुएशन के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है, डिफरेंट सब्जेक्ट पे, सेटिंग्स पे, टाइम्स पे एंड सो ऑन। तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो बताने हैं। एक तो है आपका सैंपल कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा नोवेल्टी या यूनिकनेस ऑफ द स्टिमुलस, तीसरा इम्प्रॉपर मैनिपुलेशन अगर आप करते हो ये, तो ये तीनों आपके कारण वो नहीं इम्प्रॉपर नहीं, रिएक्टिविटी ऑफ द असेसमेंट ये, ठीक है ना। तो ये ए बी ई ये तीन आपके ऐसे सोर्स हैं जिसकी वजह से आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है रिसर्च की वो आपके अफेक्टेड हो सकती है। तो 79 का जो आंसर बनेगा डेट इज 4। बोलता है सैंपल साइज फॉर द क्वालिटेटिव रिसर्च वेरी करता है बाय टेक्निक बट आर जनरली स्मॉल। बोलता है सैंपल साइज जो है ना क्वालिटी रिसर्च का वो वेरी करता है टेक्निक में, लेकिन जनरली वो क्या होता है? स्मॉल होता है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलता है क्वालिटी रिसर्च इन्वॉल्व नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी रिसर्च के अंदर जो है इट इन्वॉल्व द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो आंसर जो बनेगा 80 का वो क्या बनेगा जी आपका? फर्स्ट। फिर 81 बोलता स्टूडेंट का टी टेस्ट एक रोबस्ट स्टैटिक्स है। स्टूडेंट टी टेस्ट इज द रोबस्ट स्टैटिक्स, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है स्टूडेंट टी टेस्ट
T studies can yield accurate analysis of the data even if some of the assumptions of the parameter studies are valid. चाहे आपका कुछ assumption जो है parameter studies की वो valid हो जाए, लेकिन फिर भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एकदम accurate आएगा, तभी इसको जो है वो robust studies बोला जाता है. ये बात भी क्या है, करेक्ट है. तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट. असर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है. स्टैट्स के अंदर हमने पढ़ा भी था. चलो, द टर्म फाइल ड्रॉयर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, तो फाइल ड्रॉयर प्रॉब्लम जो है वो रिलेटेड है किससे, मेटा एनालिसिस से. डीब्रीफिंग इन्वॉल्व, डीब्रीफिंग के अंदर क्या आएगा, इट इन्वॉल्व सेल्फ एक्टिविटी फॉलोइंग द कलेक्शन ऑफ डेटा. अब इसमें क्या क्या आएगा, तो इसके अंदर आएगा जी पहला एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी डिसेप्शन, ठीक है जी. इसके अंदर आता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ स्टडी, और इसके अंदर आता है आपका क्या, पोस्ट स्टडी फॉलो अप मेडिकल और द साइकोलॉजिकल अटेंशन. ए सी एंड डी, 83 का 2. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक असर्शन रीजनिंग है, तो आपको बताना सबसे पहला, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम ऑफ रिसर्च इज द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी. बोलता है जो मेन एम है, मतलब एक इंपॉर्टेंट एम जो है रिसर्च का, वो है कि हम इसके माध्यम से हम थ्योरी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. रिसर्च करके हम क्या करते हैं, थ्योरी का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है जी. बोलता है बोथ फैक्ट एंड थ्योरी आर इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग द रिसर्च. बोलता है रिसर्च करने के लिए फैक्ट और थ्योरी दोनों ही जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है. हाँ जी बिल्कुल, ये भी बात एकदम करेक्ट है, लेकिन रीजनिंग का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है. तो 84 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड. Power of the statistical test, it refer to its ability to reject the null hypothesis when it is incorrect. बोलता है एक जो statistical test है, ठीक है, उसकी पावर को हम ये बताएंगे कि उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो रिजेक्ट करे नल हाइपोथेसिस को जब वो क्या हो, इनकरेक्ट हो, जब वो क्या हो आपका इनकरेक्ट हो. हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इसी को पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं. फिर बोलते हैं वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैंपल इंडिकेट करता है उसकी होमोजेनिटी और हेटेरोजेनिटी को. तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बेसिकली ये बताएगा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज्यादा होगा उतना जो है वो क्या होगा आपका हेटेरोजेनिटी, और जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उतना क्या होगा, होमोजेनिटी होगा सैंपल का. ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है. तो 85 का आंसर जो है वो क्या, फर्स्ट. करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड मेजरमेंट आर, एक अच्छे मेजरमेंट का जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है, वो है जी एक तो रिलायबल होना चाहिए, गुड मेजरमेंट टेक्निक आपका रिलायबल हो. दूसरा जो है वैलिडिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी. तो आंसर बनेगा ADE, बोलते हो 4. कॉन्सेप्ट पैराडाइम इज एसोसिएट, जो कॉन्सेप्ट पैराडाइम है वो एसोसिएट किससे, वो जुड़ा हुआ है आपका TS कुन से. तो 4. फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द मिक्स मेथड रिसर्च. मिक्स मेथड रिसर्च कौन सा होता है, पहली बात तो ये इट रिप्रेजेंट द रिसर्च दैट इन्वॉल्व, जिसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा को इन ए सिंगल स्टडी और इन ए सीरीज ऑफ डेटा दैट इन्वेस्टिगेट द सेम अंडरलाइंग फिनोमेना, जो इन्वेस्टिगेट करेगा सेम अंडरलाइंग फिनोमेना को. तो ये ना मिक्स मेथड रिसर्च के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कई सारे मेथड्स को जो है यूज कर लेते हैं और उसके अंदर ना डेटा डुप्लीकेसी हो जाती है, ठीक है. तो बोलते हैं इनमें से कौन से ऑब्जेक्शन है जो अगेंस्ट मिक्स मेथड रिसर्च, जो ये बोलते हैं कि मिक्स मेथड रिसर्च को अपने को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए. तो उसके लिए आपको बताना है. सबसे पहला बोलता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आर एपिस्टेमोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं. जी बिल्कुल, इसलिए आपको मिक्स मेथड रिसर्च को यूज नहीं करना चाहिए, सही है. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेटर देन द क्वालिटेटिव, नहीं, इसका तो कोई लेना देना नहीं है. फिर बोलता है एम्स ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च डिफरेंट होते हैं. हाँ जी बिल्कुल. फिर बोलता है ओंटोलॉजिकल असम्पशन जो होती है ना क्वालिटेटिव का और क्वांटिटेटिव रिसर्च का, वो अलग अलग होती है. जी बिल्कुल, इसलिए इनको मिक्स मेथड को यूज नहीं करना चाहिए. फिर क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च आर पैराडायग्मेटिकली इनकम्पैटिबल होते हैं दोनों. हाँ जी बिल्कुल, ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है. तो ये 4 ऐसे रीजन है जो ये बोलते हैं कि हमको जो है मिक्स मेथड रिसर्च जो है वो यूज नहीं करना चाहिए. तो 88 का जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा जी आपका ACDE, बोले तो 3rd. आगे मैचिंग करना है. कांस्टेंट की अगर बात, कांस्टेंट क्या है, एन एट्रीब्यूट इन द T टर्म्स ऑफ विच केसेस डू नॉट डिफर. सेमियोटिक्स जो है वो क्या होता है, सेमियोटिक्स की अगर बात करें, सेमियोटिक एक अप्रोच है टू द एनालिसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द अदर फिनोमेना. सैंपल की अगर बात, सैंपल क्या है, द सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन का वो सेगमेंट जो सिलेक्ट किया रिसर्च करने के लिए. और फोकस ग्रुप क्या होता है, ए मोड ऑफ इंटरव्यू वेयर बाय देयर आर सेवरल पार्टिसिपेंट विद एन एम्फेसिस ऑन द क्वेश्चनिंग ऑन ए टाइटली डिफाइंड टॉपिक, उसको बोलते हैं फोकस ग्रुप. जो एक डिफाइंड टॉपिक होगा उसके ऊपर वो क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग किया जाएगा. तो 89 का आंसर क्या बनेगा, 1. आगे क्वेश्चनायर्स आर फाइल बाय द पार्टिसिपेंट देमसेल्फ, जो क्वेश्चनायर भेजा जाता है डेटा कलेक्शन के लिए, वो जिसको जो पार्टिसिपेंट्स था उसको जो हमने क्वेश्चनायर दे दिया था वो खुद ही भर के देगा. बिल्कुल सही बात है. और जो इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं ना, इस फिल बाय द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो खुद वो भरता है. जी ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है. क्वेश्चनायर तो अगर मान लो मैंने आपसे कुछ डेटा कलेक्शन करना है, तो अगर मैं आपको क्वेश्चनायर दूंगा तो आप मुझे भर के देंगे. लेकिन अगर शेड्यूल की बात करें, अगर मैंने आपको शेड्यूल, अगर इंटरव्यू शेड्यूल जो होता है तो उसके अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और फिर मैं खुद ही उसको, आपका आंसर मिलेगा और मैं खुद उसको भरूंगा.
तो ये बात ध्यान रखना। तो क्वेश्चनर आर फिल्ड बाय द पार्टिसिपेंट देमसेल्फ एंड द इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो फिल किया जाएगा बाय द इंटरव्यूअर रिसर्चर। तो ये दोनों बातें क्या है, करेक्ट है। आगे, डिस्कोर्स एनालिसिस इज इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज एसोसिएट। डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, वो जुड़ा हुआ आपका फोकोल्ट से। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। इनमें से कौन सा एग्जांपल है कि आपने रिसर्च एथिक्स को जो है वो क्या किया, वायलेट किया। पहला, वायलेटिंग पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करते हो, वायलेट करते हो, मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट कर देते हो जिससे आपने डेटा कलेक्शन किया, ठीक है, और उसके बारे में सबकी लोगों को आप जो है वो क्या कर दोगे, ढिंडोरा पीट दोगे। तो ये भी आपका जो है वो क्या है, इससे आपका रिसर्च एथिक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वायलेट होगा। फिर दूसरा जो है वो क्या बोलता है, मेकिंग रिकमेंडेशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेटा कलेक्टेड। मतलब डेटा जितना कलेक्ट हुआ उसके बियॉन्ड जाके रिकमेंडेशन अगर आप दे दो, मतलब बिना डेटा के बेस पर, बिना किसी सबूत के बेस पर अगर आप जो है वो जनरलाइजेशन कर दो, ये भी एथिक्स के खिलाफ है। यूजिंग एन इनएप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन, तो ये एथिक्स के खिलाफ नहीं है। चेंजिंग डेटा टू मीट ए डिजायर्ड आउटकम। डेटा को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया अपने, मतलब आपको जो रिजल्ट चाहिए उसको लाने के लिए डेटा को क्या कर दिया, आपने चेंज कर दिया। तो ये भी एथिक्स के खिलाफ है। यूजिंग ए क्वांटिटेटिव मेथड इन प्लेस ऑफ द क्वालिटेटिव, ये इसका रिसर्च एथिक्स से लेना देना नहीं है। तो आंसर जो बनेगा 92 का वो क्या बनेगा, थर्ड, ए बी डी। बोलता है एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट आर एरर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। ध्यान देना, इसको क्या बोलता है कि एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट जो है ना वो क्या है, वो सब एरर्स है जो इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग द कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल। बिल्कुल सही बात है। बोलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्यूज इन द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग पार्टिसिपेंट फॉर्म एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल पर्पस एंड सबकॉन्शियसली चेंज करता है देयर बिहेवियर टू फिट इनटू इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, आपका करेक्ट है। आगे, मेजर डेफिशिएंसी जो है ना प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का इज दैट दे फेल टू प्रोवाइड कंपैरिजन ग्रुप, कि वो जो है वो क्या होती हैं, फेल हो जाती है प्रोवाइड करने के लिए कंपैरिजन ग्रुप। हाँ, ये बात तो एकदम करेक्ट है। फिर बोलता है इक्विवेलेंस कैन बी अचीव थ्रू मैचिंग एंड रैंडम असाइनमेंट। इक्विवेलेंस को अचीव किया जा सकता है क्या करके, मैचिंग एंड रैंडम असाइनमेंट करके। ये बात भी करेक्ट है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, सेकंड। इन दी केस स्टडी मेथड, बोलता है केस स्टडी मेथड में रिसर्चर कलेक्ट करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। बोलता है केस स्टडी मेथड के अंदर जो रिसर्चर होता है ना, वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है किससे, फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से। ये बात जो है वो क्या है, करेक्ट है। फिर बोलता है फाइंडिंग बेस्ड ऑन द केस स्टडी रिसर्च कैन बी यूज्ड टू डेवलप रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर सब्सिक्वेंट स्टडी। बोलता है और जो केस स्टडी मेथड लगा करके जो आपके पास में रिजल्ट आए हैं उसका आप यूज कर सकते हो रिसर्च हाइपोथेसिस को डेवलप करने में फॉर द सब्सिक्वेंट स्टडीज। हाँ, ये बात भी सही है, मतलब केस स्टडी मेथड को लगा के अपने पास जो रिजल्ट आया उसको हम जो है यूज कर सकते हैं आगे फर्दर स्टडीज में। ये बात भी सही है, लेकिन इसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो बनेगा 95 का वो क्या बनेगा आपका, सेकेंड। If the research is to be conducted on very young children or in आर्टिकुलेट पर्सन, अगर बहुत ही मतलब एकदम यंग चाइल्ड है, कोई मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, 1 साल का बच्चा, अगर उसके ऊपर आपने कोई रिसर्च करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो कौन सा मेथड आपके लिए जो है वो सही रहेगा। तो उसके लिए जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका ऑब्जर्वेशन। आप उसको ऑब्जर्व करके जो है वो क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्शन कर सकते हो। आगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरिंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर शुड बी टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो कौन सा इशू है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोर एग्जिस्टिंग लिटरेचर, एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है उसको आप क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। इट शुड बी टू आइडेंटिफाई करने के लिए किस बात को आइडेंटिफाई करने, मतलब लिटरेचर रिव्यू जो आप कर रहे हो तो वो किस लिए करते हैं। तो वो सबसे पहला, व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट दिस एरिया। आप ये जान चाहते हो कि क्या क्या चीजें ऑलरेडी इस एरिया के बारे में जो है पहले से निकाल ली गई है। व्हाट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज आर रेलिवेंट टू दिस एरिया, जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो उसके लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है। हाउ टू गेट फंडिंग फॉर द रिसर्च, ये होता है क्या, आप लिटरेचर रिव्यू करते हो इसके लिए, नो। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी इन दिस एरिया, भाई कौन कौन सी कंट्रोवर्सी है इस एरिया के अंदर जो आपको पहले पता चल जाए ताकि आप वो चीजें ना करो। आर इनकंसिस्टेंसी इन द फाइंडिंग ऑफ दिस एरिया, क्या इस एरिया में जो भी रिसर्च की गई है क्या उसमें इनकंसिस्टेंसी है, ये जानने के लिए। तो ये 4 चीजें हैं, इनको जानने के लिए बेसिकली हम लोग जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। आगे, ए प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट, जो प्रोपोजिशन है वो एक स्टेटमेंट है अबाउट किसके बारे में, ऑब्जर्वेबल फिनोमिना दैट मे बी जज एज ट्रू और फॉल्स। ध्यान देना, बोलता है एक प्रोपोजिशन जो है वो क्या है, एक स्टेटमेंट है किसके बारे में, अबाउट द ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, ऑब्जर्वेबल कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट मे बी जज एज ट्रू और
फॉल्स। तो ये बात क्या है, एकदम करेक्ट है। व्हेन ए प्रोपोजिशन इज फॉर्मुलेटेड, जब एक प्रोपोजिशन को फॉर्मुलेट किया जाता है फॉर एम्पिरिकल टेस्टिंग के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। यस, ये बात भी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो है दोनों बातें तो सही है, लेकिन नीचे वाली बात का इससे लेना देना नहीं है। तो 98 का आंसर बनेगा सेकंड। आगे बोलता है कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी इन्वॉल्विंग नॉन रैशनल इंट्यूटिव प्रोसेस व्हाइल कंटेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लॉजिकल प्रोसेस। हाँ, ये बात एकदम सही है। फिर बोलता है प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस जनरेशन डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो रिगरस लॉजिकल रीजनिंग। तो बोलते हैं जब आप हाइपोथेसिस को जनरेट करते हो, जो आप अजम्पशंस लेते हो, तो उसके लिए आप रिगरस, बहुत ही कठोर लॉजिकल रीजनिंग को यूज नहीं करते। हाँ, ये बात भी क्या है, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, आपका करेक्ट है। आगे कंटेक्स्ट और एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहला कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी। कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी जो है वो क्या है, हाइपोथेसिस जनरेशन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी में हम लोग जो है वो, एक मिनट होंगे अभी, कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी में हम लोग जो है वो हाइपोथेसिस जनरेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी में क्या आएगा, हाइपोथेसिस जनरेशन। उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग की अगर हम जो है वो क्या करें, इंडक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा जी आपका फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जनरलाइजेशन। फिर एडक्टिव रीजनिंग की अगर बात करें तो ये क्या है, इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन। एंड कंटेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन की अगर बात करें तो ये है आपका टेस्टिंग और वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस। तो जस्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं किसको, हाइपोथेसिस। तो डी का जो आएगा वो क्या आएगा आपका सेकंड। तो 100 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4। लो जी, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। आपको बताना इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है क्वालिटी रिसर्च का। तो ये आपका होमवर्क है, या इनमें से आपको जो है मुझे करेक्ट आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और पेपर में जाने से पहले कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन जरूर लगा के, रिसर्च के तो जरूर लगा के जाना। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारे आप जरूर करके जाइएगा। ओके जी सर, चलो ये करो। बाकी अगला जो क्लास डालेंगे वो डालेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, तो वो करता है आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।